जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकी किए गए हैं ढेर। पर्शियन गल्फ में भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स तैनात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने वाले किसी भी मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन को ज्वाइन नहीं करेगा भारत। जानी क्या है सच इजरायली पीएम की मृत्यु का। और ईरान ने फिर से किया दावा यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने का। कल रात को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की एक और कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया है। और इसी दौरान हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकियों को हॉरिफाइड भी किया गया है और इनके पास से AK राइफल, पिस्टल्स और बेहद ही अधिक क्वांटिटी में एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर से ही एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां कल दिन में 2:30 पर पुंछ सेक्टर में ऑपरेशन शेरी कालन के तहत भारतीय सेना के सूबेदार संदीप कुमार ढाका फिसलकर ग्राउंड पर गिर गए थे और इस वजह से वे अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे और उन्हें तुरंत ही मिलिट्री हॉस्पिटल में इवैक्यूएट कराया गया था। लेकिन कई सारे प्रयासों के बावजूद हमारे इस वीर को बचाया नहीं जा सका है और सूबेदार संदीप कुमार ढाका ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जबकि आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कोर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 13 मार्च 2026 को कारगिल सेक्टर में लाइन ऑफ ड्यूटी में हमारे एक और वीर अग्निवीर मनीष कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। ANI की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से कंफर्म किया गया है कि पर्शियन गल्फ के पास भारतीय नौसेना के कई सारी वॉरशिप्स तैनात हैं और यहाँ से भारत की तरफ आने वाली मर्चेंट वेसल्स की सहायता के लिए भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स यहाँ पे स्टैंड बाय पर रहेंगी। और भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स की जो तैनाती है वो ऑपरेशन संकल्प के हिस्से के तौर पर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर भारत की तरफ आने वाले कार्गो वेसल्स पर नेवी की वॉरशिप्स लगातार नजर रखे हुए हैं। और जैसे कि पिछले अपडेट में ही हमने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना की ही निगरानी में 2 इंडियन फ्लैग LPG टैंकर्स शिवालिक और नंदा देवी ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सफलतापूर्वक क्रॉस करके भारत की तरफ आ रहे हैं, जबकि एक और इंडियन फ्लैग ऑयल टैंकर जग प्रकाश जो कि ओमान से अफ्रीका की तरफ जा रहा है तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट से रवाना हो चुका है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का जो ये ऑपरेशन संकल्प है तो इसे जून 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था मैरीटाइम ट्रेड के लिए सेफ मूवमेंट को सुनिश्चित करना और साथ ही गल्फ रीजन से गुजरने वाली इंडियन फ्लैग वेसल्स को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा प्रदान करना। और इसी ऑपरेशन के दौरान जो भारतीय नौसेना की लगभग 23 वॉरशिप्स गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ पर रोटेशन बेसिस पर डिप्लॉय होती हैं और कई सारे वेसल्स इस रीजन में स्टेशन भी हैं। और अभी वेस्ट एशिया के करंट क्राइसिस के बीच इंडियन फ्लैग वेसल्स की एक सेफ पासेज के लिए भारत वेस्ट एशिया में मौजूद अपने सभी महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स के साथ भी लगातार टच में है ताकि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच कल से सोशल मीडिया पर मल्टीपल ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जिनमें यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के हमले में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं। लेकिन अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने टर्किश स्टेट न्यूज़ एजेंसी अनादोलू को एक कंफर्म किया है कि इजराइल के PM सेफ हैं और जो उनकी मृत्यु के बारे में खबरें फैल रही हैं वो फेक न्यूज़ हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन अफवाहों की शुरुआत हुई थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की उस वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि गुरुवार को जारी की गई थी, जिसमें कई ये क्लेम करने लगे कि वीडियो में जो इजराइल के PM दिख रहे हैं तो वो उनके AI जनरेटेड वीडियो है और उस वीडियो में एक मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है जिसमें इजरायली PM के हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं। और विशेष रूप से इसी 6 उंगली वाले मूवमेंट को लेकर ही ये क्लेम किया जाने लगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो इजराइल ने जारी करी है वो AI जनरेटेड थी। और फिर इसी के बाद सोशल मीडिया पर कई सारी पोस्ट में दावे किए जाने लगे कि इजराइल के PM संभावित रूप से ईरान की स्ट्राइक में या तो गंभीर रूप से घायल हैं या वो जीवित ही नहीं बचे हैं। लेकिन इजराइल की इस वर्चुअल प्रेस मीटिंग की जो ओरिजिनल फुटेज है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें बात करते समय इजराइल के PM का जब हाथ हिल रहा है तो उनके हाथ में 5 ही उंगलियां हैं, 6 उंगलियां नहीं है। लेकिन इसी वीडियो में एक फ्रेम आता है जिसको अगर आप पॉज करेंगे तो संभावित रूप से आपको उनके एक हाथ में 6 उंगलियां भी दिखें, क्योंकि AI कम और ऑप्टिकल इल्यूजन ज़्यादा दिख रहा है। और जब ये रूमर्स फैले थे तो इसी बीच ईरान की IRGC की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई और जिसमें उन्होंने इजराइल के PM के लिए धमकी जारी करते हुए कहा है कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद उनके टारगेट में इजराइल के PM हैं और वे उनका पीछा करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। बाकी इजराइल प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है तो उस पर फिलहाल अभी तक 13 मार्च के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है और न ही इजराइल के किसी और अन्य ऑफिशियल हैंडल से इसके बारे में कोई पुष्टि की गई है। और इजरायली PM का भी जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है तो उसमें भी जो लास्ट पोस्ट है तो वो भी 13 मार्च की है। और इस र्यूमर के फैलने का एक और कारण है जिसमें सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट की गई थी
इसराइल की लेटेस्ट मिलिट्री काउंसिल की, जिसमें इसराइल की पीएम एब्सेंट थे और इस चीज़ को बहुत ही अनयूजुअल बताया गया और इसलिए इसराइली पीएम की सेफ्टी को लेकर जो र्यूमर्स हैं वो इस पोस्ट की वजह से भी ज़्यादा फैले हैं। हाँ, इस बात की पूरी संभावना बनती है कि सेफ्टी रीजंस के चलते इसराइली पीएम की जो लोकेशन है तो उसको रिवील नहीं किया जा रहा होगा और इसी वजह से दुनिया के कुछ जाने माने लोग भी हैं जो कि इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि एक अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर जिनका नाम है कैंडेस ओवेंस, तो इन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ हैं, क्यों उनका जो ऑफिस है वो फेक एआई वीडियोज़ को रिलीज़ कर रहा है, डिलीट कर रहा है और व्हाइट हाउस में मास पैनिक क्यों है। हालांकि जब एनएडब्ल्यू एजेंसी की तरफ से इसराइली पीएमओ को कोट करते हुए कंफर्म किया गया था कि इसराइल के पीएम बिल्कुल सही हैं, वो सुरक्षित हैं, तो फिर कैंडेस ओवेंस ने एक और पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इसराइली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि ईरानी हमले में हुई बेंजामिन नेतन्याहू की जो मृत्यु की खबर है वो झूठी है, लेकिन इसके अलावा इसराइली पीएम के हालिया ठिकाने, वीडियो या फिर कोई और अन्य जानकारी फिलहाल अभी तक पेश नहीं की गई है और हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक इसराइल के पीएम खुद सामने आकर ये ना बता दें कि वे जीवित और स्वस्थ हैं। बेसिकली उन कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सबूत मांगे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अफवाहें चल रही हैं इसराइली पीएम को लेकर, ये पूरी तरह से शांत तभी हो सकती हैं जब इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली और ऑफिशियली इसराइली पीएम के बारे में कोई खबर सामने से आए और जिसका हम सभी को इंतजार है। और इसलिए तब तक हर किसी के लिए हमारा यही सुझाव रहेगा कि अफवाहों के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचें और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का इंतजार करें। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसराइल पीएम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है, जिसमें इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल एक्स हैंडल से उनकी लेटेस्ट वीडियो पोस्ट की गई है, जिसमें वो एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं और उनकी मृत्यु से संबंधित जितने भी र्यूमर्स थे तो उनको अपने ह्यूमर के साथ वो बस्ट करते हुए दिखे। ईरान के ऑफिशियल्स ने अभी कुछ ही दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट के लिए एक मैसेज दिया था कि वॉर को स्टार्ट करना हमेशा आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना केवल कुछ ट्वीट्स करने जितना आसान नहीं है। और अब कुछ वैसा दिख भी रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की गई और जिसमें उन्होंने वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से बढ़ते हुए एनर्जी प्राइसेस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन रखने के लिए इंटरनेशनल नेवल कोलिशन को बनाने की उम्मीद जताई है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमने ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन उनके लिए 1-2 ड्रोन्स भेजना, माइंस को ड्रॉप करना या क्लोज रेंज मिसाइल्स को डिलीवर करना तो वो अभी भी आसानी है। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप भी उम्मीद कर रहे हैं कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके और अन्य वो सभी जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं तो वे अपनी शिप्स इस एरिया में भेजेंगे ताकि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है तो वो ईरान के थ्रेट से बचा रहे। और इस पोस्ट के कुछ ही घंटों के बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और पोस्ट करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि हॉर्मुज़ के रास्ते ऑयल प्राप्त करने वाले देशों को इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अमेरिका अन्य कंट्रीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा ताकि सब कुछ क्विकली, स्मूथली और अच्छी तरह से हो जाए। और यहाँ पे उन्होंने टीम एफर्ट की बात करी है और हार्मनी, सिक्योरिटी और पीस की दिशा में पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही है। सीधे सीधे कहा जाए तो इंटरनेशनल सपोर्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इससे तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है कि जैसे कि ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा कि युद्ध को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना केवल कुछ ट्वीट्स करने जितना आसान तो नहीं है। पर खैर इसी बीच वियॉन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से कंफर्म किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा किसी भी मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन को ज्वाइन करने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि इसके बजाय मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत अपने खुद के ही नेवल सोर्सेज पर निर्भर रहेगा। वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से लिखा गया है कि जो भारत है वो कई वर्षों से वेस्टर्न इंडियन ओशन में ऑपरेशंस को कंडक्ट करता आया है, विशेष रूप से ऑपरेशन संकल्प के दौरान, और जो कि भारत ने अपनी खुद की कैपेसिटी के साथ कंडक्ट किए। और जबकि एंटी पायरेसी में भी कई अन्य मल्टीनेशनल ऑपरेशंस भी हुए हैं, लेकिन भारत ने किसी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्ट्स का हिस्सा बने बिना स्वतंत्र रूप से और प्रभावी तरीके से एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए हैं। बात सीधी सी है कि भारत के हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना पर्याप्त है। बाकी वियो ने रिपोर्ट जारी करके जो भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिक्योर करने के लिए भारत किसी भी मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये रिपोर्ट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि संभावित रूप से इस पर भी एक नया तरह का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐसा फ्रेम करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद से अब भारत ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिक्योर करने के लिए ट्रंप के ऑर्डर पर मल्टीनेशनल नेवल अलायंस को ज्वाइन करने के लिए अपनी वॉरशिप्स भेजी है, जबकि भारतीय नौसेना यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प के तहत कई वर्षों से ऑपरेट कर रही है और स्वतंत्र रूप से भारतीय नौसेना यहाँ पे ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। बाकी इस तरह की जो भी प्रोपेगेंडाज है इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह से भारत को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में घसीटना, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि ग्लोबल क्राइसिस में भारत सबसे बेटर पोजीशन पर कैसे है।
बाकी अभी हाल ही में पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रमुख हैं तो वो भी भारत के खिलाफ AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा को फैलाते हुए दिखे हैं, जिसमें कांग्रेस MP श्री शशि थरूर की एक AI वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि देखिए भारत के जो अपोजिशन लीडर्स है वो ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली भारत से कहीं ज़्यादा बेटर है। और शशि थरूर की जो वीडियो सर्कुलेट की जा रही है वो फेक है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ने फिर से क्लेम किया है कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है USS अब्राहम लिंकन, तो वो ईरानियन फोर्सेस द्वारा न्यूट्रलाइज होने के बाद इस रीजन के ऑपरेशनल एरिया को छोड़ चुका है और इसे उन्होंने US के हिस्टोरिक डिफीट की तरह डिस्क्राइब किया है। और ईरान के इस नए वाले दावे को भी US की सेंट्रल कमांड ने फिर से खारिज किया है। बाकी एक अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया ने 10 और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किया है, और जबकि इस लेटेस्ट इंटरसेप्शंस के बाद ईरान की IRGC ने क्लैरिफिकेशन जारी किया और ये कहा है कि ये ड्रोन स्ट्राइक उन्होंने नहीं करी थी, ये ईरान का काम नहीं है, और सऊदी अरेबिया से आग्रह किया है कि इस हमले का असली ओरिजिन क्या है उसको डिस्कवर करें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1948 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर सत्यपाल चोपड़ा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2013 में 9 असम राइफल्स के राइफलमैन गमन बहादुर बी के, 2008 में 24 असम राइफल्स के राइफलमैन मोहम्मद हदीश और 1957 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन अहतो सेमा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज भारत के वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की 49th बर्थ एनिवर्सरी भी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान का सबसे पहला युद्ध कब शुरू हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।